क्या कभी ऐसा महसूस होता है कि हम खुद ही अपने रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है? जैसे चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, घूम फिर कर उन्हीं पुरानी दिक्कतों, उन्हीं पैटर्न से टकराते रहते हैं। एक एक अजीब से एहसास के कोई अनदेखी दीवार है जो बाहर नहीं कहीं अंदर है। अगर ये फीलिंग जानी पहचानी सी है तो आज की चर्चा शायद आपके काम आ सकती है। और हाँ, इससे पहले कि हम इस सोचने पर मजबूर करने वाली किताब की गहराइयों में उतरें, एक छोटी सी गुजारिश। अगर आपको इस तरह की गहरी बातचीत, ये विश्लेषण पसंद आते हैं तो प्लीज़ इस चैनल का समर्थन करने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके सपोर्ट से हमें हौसला मिलता है। साथ ही नीचे टिप्पणी करके ये भी बताएं कि आप अगली कौन सी किताब पर हमसे ऐसी ही चर्चा सुनना चाहेंगे। बिल्कुल। तो आज हम बात करने वाले हैं ब्रियाना वाइस्ट की एक बहुत ही, मैं कहूँगा, प्रभावशाली किताब द माउंटेन इज यू, ट्रांसफॉर्मिंग सेल्फ सैबोटाज इनटू सेल्फ मास्टरी। अच्छा। तो आज हमारा लक्ष्य क्या है, मतलब इस किताब से हम क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मकसद सिर्फ समरी देना नहीं है। हम कोशिश करेंगे इसके जो मूल विचार हैं उनको पकड़ें, वो खास इंसाइट्स जो शायद पहली बार पढ़ने में नजर ना आए उनको सामने लाएं, और सबसे ज़रूरी वो प्रैक्टिकल बातें, वो सीख जिन्हें कोई भी अपनी ज़िंदगी में उतार कर अपनी सीमाओं को शायद पार कर सकता है। किताब का टाइटल ही बहुत कुछ कहता है, द माउंटेन इज यू। हाँ। ये जो पहाड़ का मेटाफर है, ये बहुत पावरफुल लगता है। ये किन चीजों का प्रतीक है ये पहाड़? ये पहाड़, हाँ, ये प्रतीक है उन सभी बाधाओं का, उन डरों का, असुरक्षाओं का, और ख़ास तौर पर उन आत्मविनाशकारी व्यवहारों का जिन्हें हम सेल्फ सैबोटाइज कहते हैं। वो अनदेखी ताकतें जो हमारे सपनों और हमारी असलियत के बीच खड़ी हो जाती हैं। लेकिन इसमें जो सबसे चौंकाने वाली बात है वो ये है कि ये पहाड़ कहीं बाहर नहीं है, किसी सिचुएशन में या किसी और इंसान में नहीं। सही पकड़ा, बिल्कुल यही यही इस किताब का सबसे सोचने लायक विचार है कि वो पहाड़ आप हैं। मतलब जो रुकावटें हैं, जो डर हैं, वो पैटर्न जो किसी को रोक रहे हैं, उनका सोर्स, उनका स्रोत कहीं ना कहीं हमारे अपने अंदर ही है। तो हर बार जब हम बाहरी हालातों को दोष देते हैं तो असल में हम अपनी ही परछाई से लड़ रहे होते हैं। ये सोच ही एक बड़ा शिफ्ट ला सकती है। ठीक है, तो चलिए इस अंदर के पहाड़ पर थोड़ी चढ़ाई शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेल्फ सैबोटाज की, आत्मविनाश। ये शब्द ही थोड़ा भारी लगता है। किताब इसे कैसे समझाती है? क्या इसका मतलब है कि हम जानबूझकर अपना नुकसान करते हैं? नहीं, जरूरी नहीं कि ये जानबूझ कर हो। किताब इसे बहुत बारीकी से देखती है, ज्यादातर ये अनजाने में होता है। किताब कहती है कि इस भीतरी पहाड़ पर जीत पाने का मतलब है खुद पर महारत हासिल करना, और पहला कदम है ये समझना कि कोई खुद को रोकता क्यों है। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे असफलता का डर बहुत कॉमन है कि कहीं कोशिश की और फेल हो गए तो। इस डर से लोग अक्सर कोशिश ही नहीं करते। हाँ, और सिर्फ असफलता का ही नहीं, किताब सफलता के डर की भी बात करती है। ये सुनने में कितना अजीब लगता है ना, पर होता है कि कहीं सफल हो गए तो क्या होगा, क्या संभाल पाएंगे जिम्मेदारियां, लोग क्या सोचेंगे। इस अनजाने डर से भी लोग रुक जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके अलावा पुराने अनसुलझे ट्रॉमा, है ना, गहरे भावनात्मक घाव, वो भी हमें पीछे खींचते हैं। वो पुराने अनुभव जैसे सिखा देते हैं कि आगे बढ़ना सेफ नहीं है, या शायद हम खुशी डिजर्व ही नहीं करते। और एक और बड़ा कारण है अपनी मौजूदा हालत में कंफर्टेबल हो जाना, भले ही वो हालत बुरी हो। परिचित दुख, हाँ, कह सकते हैं फेमिलियर मिजरी। बदलाव का आइडिया ही डराता है क्योंकि वो अनजाना है, तो जानी पहचानी तकलीफ ज्यादा सुरक्षित लगती है। ये जानना वाकई आंखें खोलने वाला है कि किताब के अनुसार ये सेल्फ सैबोटाज हमेशा कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि एक गलत दिशा में काम कर रहा सुरक्षा तंत्र हो सकता है, मिसडायरेक्टेड सेफ्टी मैकेनिज्म। जैसे हमारा मन हमें बचाने की कोशिश कर रहा हो किसी आने वाले दर्द से। यही बात है, ये शरीर के इम्यून सिस्टम जैसा है जो हमें बीमारियों से बचाता है, पर कभी कभी गलती से शरीर के अच्छे सेल्स पर ही हमला कर देता है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जिसे कहते हैं। वैसे ही हमारा ये मानसिक सुरक्षा तंत्र हमें भविष्य के किसी काल्पनिक दर्द से बचाने के लिए आज हमारे विकास पर, हमारी खुशी पर, हमारी संभावनाओं पर हमला कर देता है। हम सोचते हैं कि कोशिश नहीं करेंगे तो फेल होने का दर्द नहीं होगा, पर इस चक्कर में हम सीखने का, आगे बढ़ने का, असल में जीने का मौका ही खो देते हैं। ये सुरक्षा एक पिंजरा बन जाती है। तो ये तो हुई जड़ की बात कि हम क्यों खुद को रोकते हैं। हाँ। पर सिर्फ ये समझना तो काफी नहीं है। किताब आगे बढ़कर उन पैटर्न्स को पहचानने में भी मदद करती है जिनसे हम ये करते हैं, और यहीं पर शायद इमोशनल इंटेलिजेंस या भावनात्मक बुद्धिमत्ता का रोल आता है ना? हाँ। ये कैसे मदद करती है? इमोशनल इंटेलिजेंस यहाँ बहुत बहुत जरूरी है। और ये सिर्फ अपनी फीलिंग्स को नाम देना नहीं है, ये एक गहरी समझ है। ये पहचानना कि कौन सी भावना कब उठ रही है, क्यों उठ रही है, और वो हमारे विचारों और व्यवहारों को कैसे चला रही है। जब कोई ये समझने लगता है तभी वो उन पैटर्न्स को तोड़ना शुरू कर सकता है। ये पहचान पाना कि ओह, ये वही पुराना डर है जो मुझे रोक रहा है, या ये गुस्सा असल में निराशा की वजह से है। ये पहला कदम है, सबसे जरूरी। मतलब सिर्फ महसूस करना नहीं, बल्कि महसूस करने के पैटर्न को समझना। जैसे कब गुस्सा आता है, कब टालमटोल होती है, कब शक घेर लेता है। एग्जैक्टली। और सिर्फ समझना नहीं, फिर उन्हें मैनेज करना भी, उनको संभालना। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है उस पल को पकड़ना जब गुस्सा या डर हावी होने वाला हो, और खुद से पूछना, क्या ये वाकई सच है? क्या ये सिचुएशन उतनी बुरी है जितना मेरा डर बता रहा है, या ये सिर्फ मेरी पुरानी आदत है, मेरी पुरानी कंडीशनिंग है जो बोल रही है? ये छोटा सा पॉज, ये सवाल, यही गेम चेंजर है।
ये हमें रिएक्ट करने के बजाय रिस्पॉन्ड करने की ताकत देता है। हम पहचान सकते हैं कि अच्छा ये डर बोल रहा है, ये रियलिटी नहीं है, या ये पुरानी कहानी है जो मुझे पीछे खींच रही है। ये सुनने में तो बहुत पावरफुल लगता है, पर असल जिंदगी में करना मुश्किल तो होता होगा, खासकर जब भावनाएं बहुत तेज हों। मुश्किल होता है, बिल्कुल होता है, कोई शक नहीं। ये एक मसल की तरह है, अभ्यास से ही मजबूत होती है। किताब भी ये नहीं कहती कि ये एक रात में हो जाएगा, पर ये अवेयरनेस, ये जागरूकता ही पहला कदम है। जब कोई अपनी इमोशनल रिएक्शंस के पैटर्न देखने लगता है तो धीरे धीरे उनसे एक दूरी बनाना सीखता है। वो भावनाओं में बहने के बजाय उन्हें एक ऑब्जर्वर की तरह देख पाता है, और वहीं से मैनेजमेंट शुरू होता है। ठीक है, तो भावनाओं को समझना एक बात हुई, पर जब हम समझने लगते हैं तब अक्सर एक और चीज महसूस होती है, एक अंदरूनी खिंचाव, एक रुकावट, खासकर जब कोई जरूरी काम करना हो या बदलाव लाना हो। किताब में इसे रेजिस्टेंस या प्रतिरोध कहा गया है, और इसके बारे में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही गई है। हाँ, ये किताब का एक और काउंटर इंट्यूटिव लेकिन बहुत शक्तिशाली पहलू है। वीस्ट कहती हैं कि जब हमें किसी ज़रूरी काम के लिए, किसी महत्वपूर्ण बदलाव के लिए, या कोई ऐसी चीज़ जो हमारे लिए अच्छी है उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रतिरोध महसूस हो, मतलब अंदर से मन ना करे, खिंचाव महसूस हो, जैसे कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना हो, कोई मुश्किल बात करनी हो, या जिम जाना हो, तो ये अक्सर इस बात का संकेत होता है कि हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं। ये थोड़ा विरोधाभासी लगता है, उल्टा लगता है। आमतौर पर तो हम सोचते हैं कि अगर किसी चीज में बहुत मुश्किल आ रही है, मन नहीं लग रहा, जोर लगाना पड़ रहा है, तो शायद वो हमारे लिए है ही नहीं। हम तो आसानी, फ्लो को अच्छा मानते हैं। सुविधा, ये अक्सर इस बात का सबूत है कि हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं, अपनी आरामदायक सीमा से। हाँ, और असली ग्रोथ, सच्ची तरक्की हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर ही होती है। अच्छा। ये प्रतिरोध जिम जाने से पहले वाली आनाकानी जैसा है। शरीर आराम चाहता है, दिमाग बहाने बनाता है, पर अंदर कहीं पता होता है कि जिम जाना जरूरी है। किताब कहती है इस आनाकानी को दुश्मन नहीं, सिग्नल समझो। तो मतलब उस प्रतिरोध से भागने या उसे दबाने के बजाय उसे एक तरह का नेविगेशन टूल समझें, एक इशारा कि हम कुछ जरूरी करने वाले हैं। पर इसमें ये रिस्क नहीं कि हम सच में गलत दिशा में जा रहे हों और हमारी इंट्यूशन हमें रोक रही हो। ये फर्क कैसे पता चलेगा? बहुत अच्छा सवाल है ये, बहुत ज़रूरी सवाल। किताब ये नहीं कहती कि हर प्रतिरोध अच्छा है, फ़र्क करना ज़रूरी है। क्या ये प्रतिरोध एक गहरे डर से आ रहा है, नाकाम होने का डर, लोग क्या कहेंगे वाला डर, बदलाव का डर, या ये सच में एक चेतावनी है कि रास्ता सही नहीं है? इसका जवाब अक्सर खुद से ईमानदारी से पूछने पर मिलता है। अगर वो काम या बदलाव आपकी गहरी इच्छाओं से, आपके मूल्यों से जुड़ा है, पर फिर भी आप हिचक रहे हैं, तो वो शायद ग्रोथ वाला प्रतिरोध है। उसे जिज्ञासा से देखना चाहिए, ये प्रतिरोध क्यों हो रहा है, किस डर से जुड़ा है, इससे क्या सीख सकते हैं। इस प्रतिरोध को समझना, उससे लड़ने के बजाय, यही ग्रोथ की कुंजी है। ये वाकई सोचने का एक नया नजरिया है, प्रतिरोध को दोस्त समझना। अच्छा, अब आते हैं एक और गहरे पहलू पर, पहचान और आत्मछवि, आइडेंटिटी एंड सेल्फ इमेज। ये हिस्सा पढ़ते हुए मुझे सच में रुककर सोचना पड़ा। किताब कहती है कि कभी कभी हम खुद को इसलिए रोकते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि कहीं रहने में हमें यकीन ही नहीं होता कि हम बेहतर जिंदगी या सफलता के हकदार हैं। ये कैसे काम करता है? ये एक बहुत बहुत फंडामेंटल पॉइंट है, और अक्सर इसे अनदेखा कर दिया जाता है। देखिए, स्थायी बदलाव सिर्फ बाहरी आदतें बदलने से नहीं आता। अगर कोई अंदर से ये मानता है कि मैं आलसी हूँ, मैं कभी सफल नहीं हो सकता, मैं प्यार के काबिल नहीं हूँ, तो वो कितनी भी कोशिश कर ले, कितनी भी अच्छी आदतें अपना ले, वो बार बार अपनी उसी मूल पहचान की तरफ खिंच जाएगा। उसका सबकॉन्शियस माइंड उसे वहीं ले जाएगा जहां वो खुद को देखता है। तो मतलब हमारी सेल्फ इमेज, हम खुद के बारे में जो कहानी खुद को सुनाते हैं, वो एक तरह का थर्मोस्टैट है जो हमारी जिंदगी का टेम्परेचर सेट करता है। अगर थर्मोस्टैट कम पर सेट है तो हम कितनी भी गर्मी पैदा करने की कोशिश करें, वो वापस ठंडा कर देगा। क्या बढ़िया उपमा दी है, बिल्कुल यही बात है, एकदम सटीक। हमारी सेल्फ इमेज हमारी क्षमता की सीमा तय करती है। इसलिए अगर कोई वाकई अपनी जिंदगी बदलना चाहता है तो उसे सिर्फ अपनी आदतों पर नहीं, बल्कि अपनी मूल पहचान पर, अपनी सेल्फ कॉन्सेप्ट पर काम करना होगा। अच्छा, उसे खुद को एक ऐसे इंसान के तौर पर देखना शुरू करना होगा जो सफलता, खुशी, सेहत और विकास के लायक भी है और सक्षम भी है। ये एक तरह से अपनी अंदरूनी कहानी को रीराइट करना है, अपने हीरो के किरदार को बदलना है। लेकिन ये खुद को फिर से लिखना, ये सुनने में इतना बड़ा काम लगता है। कोई इसे शुरू कैसे करे? क्या ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग है, मैं अच्छा हूँ बोलना? नहीं, ये सिर्फ पॉजिटिव सोचने से कहीं ज्यादा गहरा है। इसमें अपने पुराने विश्वासों को चैलेंज करना शामिल है। ये पूछना कि क्या ये विश्वास सच में मेरा है या मैंने इसे कहीं से उठाया है, क्या इसके सबूत हैं। इसमें छोटे छोटे कदम उठाकर खुद को ये साबित करना शामिल है कि आप बदल सकते हैं। हर बार जब आप उस पुराने पैटर्न के खिलाफ जाते हैं, आप अपनी नई पहचान को मजबूत करते हैं। ये एक प्रोसेस है, कोई एक घटना नहीं। ये सारी बातें सेल्फ सैबोटाज के गहरे कारण, इमोशनल इंटेलिजेंस, रेजिस्टेंस का सामना करना, पहचान बदलना, ये सब काफी इंटेंस हैं, शायद कुछ लोगों के लिए भारी भी लग सकती हैं। क्या किताब सिर्फ विश्लेषण और कड़ी मेहनत पर ही जोर देती है, या इसमें नरमी का, सॉफ्टनेस का भी कोई पहलू है? हाँ, और ये बहुत बहुत ज़रूरी पहलू है। थैंक यू पूछने के लिए। वीस्ट इस बात पर बहुत जोर देती हैं कि खुद पर महारत हासिल करने की ये जो यात्रा है, ये सिर्फ डिसिप्लिन, विल पावर या खुद को धक्का देने के बारे में नहीं है। इसमें हीलिंग यानी उपचार, पुराने भावनात्मक घावों को भरना, ये एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है, इंटेग्रल पार्ट है।
अगर नींव में ही दरारें हैं तो आप उस पर कितनी भी मजबूत इमारत बनाने की कोशिश करें, वो टिकेगी नहीं। तो इसका मतलब है अपने पास्ट के दर्द को, अपनी असफलताओं को, अपनी असुरक्षाओं को स्वीकार करना, उनको कालीन के नीचे डालने या उनसे लड़ने के बजाय उन्हें देखना, समझना और धीरे धीरे उनसे आजाद होना। बिल्कुल। और इसमें सेल्फ कंपैशन यानी आत्मकरुणा का बहुत बड़ा रोल है। खुद के प्रति दयालु होना, वैसे ही जैसे हम किसी अच्छे दोस्त के प्रति होते हैं जब वो मुश्किल में होता है। ये समझना कि हम इंसान हैं, गलतियां होती हैं, हम सब सीख रहे हैं, हम सब इम्परफेक्ट हैं। हम खुद को लगातार कोसने, जज करने के बजाय खुद को समझना और सहारा देना। अक्सर हम दूसरों के लिए तो बहुत कंपैशनेट होते हैं, पर खुद के लिए सबसे बड़े क्रिटिक बन जाते हैं। तो मतलब एक तरफ अनुशासन और लक्ष्य की ओर बढ़ना है और दूसरी तरफ खुद को स्वीकार करना और अपने प्रति नरम होना है। ये बैलेंस बनाना ही शायद सबसे बड़ी चुनौती है। निश्चित रूप से ये एक फाइन बैलेंस है, लेकिन किताब कहती है कि ये दोनों विरोधी नहीं है, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सच्ची ताकत सिर्फ धक्का देने से नहीं आती, बल्कि ये जानने से भी आती है कि कब रुकना है, कब आराम करना है, कब खुद को माफ करना है। हीलिंग और सेल्फ कंपैशन के बिना सेल्फ इंप्रूवमेंट का जो प्रयास है वो अक्सर अधूरा रह जाता है, या कड़वा बन जाता है, या फिर इंसान जल्दी ही थक कर बैठ जाता है। ये प्रक्रिया सजा जैसी नहीं लगनी चाहिए। ये खुद को बेहतर समझने और संवारने की एक यात्रा होनी चाहिए, जिसमें उतार चढ़ाव होंगे पर दिशा साफ होगी। ठीक है, ये बहुत गहरी और महत्वपूर्ण बातें हैं। अगर हम इस पूरी चर्चा को कुछ मुख्य रत्नों, की जेम्स में समेटना चाहें तो इस किताब से सबसे जरूरी टेकअवेज क्या होंगे? जरूर। सबसे पहली और शायद सबसे अहम बात, पहाड़ आप हैं। आपकी सबसे बड़ी बाधाएं बाहर नहीं, आपके अंदर हैं। आपके डर, विश्वास, पैटर्न, जिम्मेदारी और ताकत दोनों अंदर हैं। दूसरा पॉइंट, आत्मविनाश अक्सर एक गलत सुरक्षा तंत्र है। ये कमजोरी नहीं, बल्कि दर्द से बचने की एक गलत कोशिश है जो अनजाने में आपके विकास को ही रोक देती है। इसे समझना जरूरी है। तीसरा, प्रतिरोध अक्सर विकास का संकेत है। जब किसी जरूरी चीज के लिए असुविधा या डर लगे तो भागे नहीं, उसे गाइड समझें। ये शायद दिखा रहा है कि आप कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं, जहां असली ग्रोथ है। चौथा, अपनी पहचान बदलें, सिर्फ आदतें नहीं। आप खुद के बारे में जो कहानी मानते हैं वही आपकी हकीकत बनती है। स्थायी बदलाव के लिए अपनी सेल्फ इमेज पर काम करना जरूरी है। और पांचवा, जो इन सबको मुमकिन बनाता है, उपचार और आत्मकरुणा महारत का हिस्सा है। खुद पर जीत पाने के लिए सिर्फ मेहनत और अनुशासन काफी नहीं, अपने घावों को भरना और खुद के प्रति दयालु होना भी उतना ही, या शायद उससे भी ज्यादा शक्तिशाली है। ये पांचों बिंदु अपने आप में बहुत कुछ समेटे हुए हैं। इन गहरी बातों के अलावा ब्रियाना वाइस की लिखने की स्टाइल के बारे में भी कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि ये किताब सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसका एक्सपीरियंस भी अलग है। हाँ, उनकी स्टाइल वाकई खास है। वो बहुत सीधी और साफ लिखती हैं, बिना लाग लपेट के, लेकिन साथ ही उनकी भाषा में एक पोएटिक गहराई है, एक कोमलता भी है। पढ़ते हुए ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत समझदार, अनुभवी और साथ ही सेंसिटिव दोस्त या कोच आपसे बात कर रहा हो। हाँ। वो मुश्किल सच्चाइयों को सामने रखती हैं, लेकिन सिंपैथी के साथ। भाषा सिंपल है, पर विचार बहुत गहरे हैं और रुक कर सोचने पर मजबूर करते हैं। तो इस किताब पर आपके अंतिम विचार क्या हैं? ये किन लोगों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद हो सकती है? मेरे ख्याल से ये किताब उन सभी के लिए बहुत बहुत उपयोगी है जो अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं अटका हुआ महसूस करते हैं, चाहे वो टालमटोल हो, प्रोक्रास्टिनेशन, या बार बार दोहराए जाने वाले नेगेटिव रिश्ते हों, करियर में आगे ना बढ़ पाना हो, या बस एक अंदरूनी बेचैनी हो कि वो अपनी पूरी क्षमता से नहीं जी रहे। ये किताब सिर्फ पॉजिटिव सोचो सब ठीक होगा वाली इंस्पिरेशन नहीं देती, बल्कि ये समझने का एक पूरा रोड मैप देती है कि हम खुद को क्यों रोकते हैं और इन पैटर्न से कैसे निकल सकते हैं। ये थोड़ी अनकंफर्टेबल हो सकती है क्योंकि ये आईना दिखाती है, पर ये बहुत एम्पावरिंग भी है। बहुत अच्छी तरह समझाया। लगता है कि अगर कोई वाकई अपने अंदर के पहाड़ की सच्चाई को समझने और उस पर चढ़ाई शुरू करने के लिए ईमानदारी से तैयार है, तो ये किताब यकीनन जरूरी टूल्स, नजरिया और सबसे बढ़कर हौसला दे सकती है। ये शायद आसान सफर ना हो, पर किताब ये भरोसा दिलाती है कि ये मुमकिन है। बिल्कुल, ये आपको अपने अंदर झांकने और उन सच्चाइयों का सामना करने के लिए प्रेरित करती है जिनसे शायद आप अब तक बचते रहे हैं, और उसी सामना करने में आजादी छिपी है। बेहतरीन। और हाँ, श्रोताओं से एक बार फिर अनुरोध है, अगर आपको ये चर्चा उपयोगी लगी तो प्लीज इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जी बिल्कुल, और अपने विचार और अगली किताब के लिए सुझाव कमेंट्स में जरूर लिखें। आपके सुझाव हमें रास्ता दिखाते हैं। जाते जाते एक सवाल सबके मन में छोड़ जाते हैं, जिस पर शायद अकेले में सोचा जा सके। आपके जीवन का वो कौन सा आंतरिक पहाड़ है, वो कौन सा डर, कौन सी आदत या कौन सा पुराना विश्वास जिसे पहचानने और जिसकी चढ़ाई शुरू करने का समय शायद अब आ गया है?